डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपने देखा होगा, पहले वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिजल्ट आता है 0। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी होता है या एंट्रोपी का चेंज आता है वो 0 आता है। इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि चेंज इन एंट्रोपी कितना आता है। ठीक है, तो पहले आप देखिए, इस बोर्ड के प्लेन में मैंने एक फिगर ड्रा किया हुआ है। इस फिगर में एक्चुअली है क्या, इस फिगर में आप देख रहे हैं आर लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। तो यहाँ है कुछ नहीं, ये आपके पास एक रिवर्सिबल हीट इंजन है और ये आपके पास इरिवर्सिबल हीट इंजन है। दोनों इंजन को क्या किया जा रहा है, सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर के बीच में इसको ऑपरेट कराया जा रहा है। इरिवर्सिबल हीट इंजन क्या करता है, सोर्स से Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करता है और वर्क करता है और Q2 हीट रिलीज कर देता है सिंक को। ये बात समझ में आ गई। अब क्या होती है एफिशिएंसी रिवर्सिबल कार्नोट इंजन की और क्या होती है एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन की। ठीक है, तो यहां पर दो इंजन आपने ले लिए, तो इन इंजन का क्या कंसीडरेशन है उसको देख लेते हैं। तो मैंने क्या लिया हुआ है, कंसीडर एंड रिवर्सिबल कार्नोट इंजन क्या है, कार्नोट इंजन जो हमारे पास है रिवर्सिबल है, उसको मैंने आर ले लिया है। कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन कहां ऑपरेट होता है, बिटवीन सोर्स टेम्परेचर T1 एंड सिंक टेम्परेचर T2। तो सिंक टेम्परेचर T2 और सोर्स टेम्परेचर T1। अब ये T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखिए, तो ये हमारे पास सोर्स टेम्परेचर हो गया T1 एंड सिंक टेम्परेचर T2 के बीच में ये ऑपरेट हो रहा है। तो इफिशिएंसी क्या होगी, इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन क्या आएगी, तो मैं लिख रहा हूं इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन इज गिवन बाई, सिंपली आप लिख सकते हैं कितना गिवन बाई होगा, ये होगा रिवर्सिबल है तो ईटा आर लिख लीजिए, 1 माइनस T2 अपॉन T1 हो जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद आपने ये कंसिडर किया है कि ये आपके पास इरिवर्सिबल हीट इंजन है, तो यहीं पे लिख लेता हूं मैं, कंसीडर एंड इरिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग, या विच इज ऑपरेटिंग लिख सकता हूं, क्या लिख दूंगा, विच इज ऑपरेटिंग बिटवीन सेम सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर। जो पहले से था सोर्स और सिंक का टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, ऑपरेट करता है। तो यहां मैं लिख सकता था, क्या लिख सकता था, यहां मैंने विच इज नहीं लिखा था, विच इज ऑपरेटिंग, यहां लिख दिया है विच इज ऑपरेटिंग बिटवीन सेम सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर। तो इसकी इफिशिएंसी क्या होगी, तो यहां क्या हो जाएगा, लेट इट टेक्स, यहां पे क्या है, Q1 हीट ले रहा है, लेट इट टेक्स हीट Q1 फ्रॉम सोर्स एंड हीट Q2 रिलीज टू द सिंक। तो मैंने क्या बोला कि जो इरिवर्सिबल हीट इंजन है वो सोर्स से Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करता है
और फिर उस पर वर्क करता है, जो बची हुई हीट है Q2 उसको सिंक को ये रिलीज कर देता है। तो ये मैंने लिख दिया। यहां क्या लिखा जाएगा, नाउ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन क्या आ जाएगी यहां से। अब इरिवर्सिबल हीट इंजन की जो इफिशियंसी होगी इज गिवन बाय सिंपली क्या लिखेंगे आप, यहां लिखा था ईटा आर, तो यहां क्या लिखा जाएगा, ईटा आई लिखा जाएगा। तो यहां कितना आ जाएगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये आपके पास दो रिलेशन आ गए, रिलेशन फर्स्ट आ गया, रिलेशन सेकेंड आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपने जो फिगर देखा उसी के बारे में लिख दिया है। अब आप जानते क्या है, आप ये जानते हो अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम क्या होती है, यहां लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, इफिशियंसी ऑफ क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, आपके पास इफिशियंसी आ जाएगी, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। कौन सा हीट इंजन होगा, इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन लिखिए, या रिवर्सिबल कार्नोट इंजन। ये ज्यादा इफिशियंट होता है, मोर इफिशियंट होता है। क्या लिखा जा रहा है, इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन या रिवर्सिबल हीट इंजन इज, या कह सकता हूं कि इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन the efficiency of irreversible हीट इंजन। ये सिंपल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए कि जो इरिवर्सिबल हीट इंजन होता है उसकी जो इफिशियंसी होती है वो रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी से कम होती है। अब कम होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं क्या, कि यहां लिख सकता हूं दैट इज कि ईटा आर इज ग्रेटर देन ईटा आई, ऐसा हो जाएगा। यहां से क्या लिखा जा सकता है, यहां से इसकी वैल्यू पुट की जा सकती है फ्रॉम रिलेशन 1 टू, ये हो गया थर्ड, ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया थर्ड। तो लिख सकता हूं मैं यहां से फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या आ जाएगा। तो यहां फर्स्ट सेकेंड थर्ड से, फर्स्ट से और सेकेंड से ईटा आर और ईटा आई की वैल्यू पुट की जा सकती है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या रिजल्ट आ जाएगा। जब वैल्यू पुट करते हैं तो देखो आपको क्या मिलता है। मैं इसको पहले रफ कर देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसको हटा दूं, चलिए देखिए आपको दो रिजल्ट तो मालूम हो ही चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आपको मालूम है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आपको पता हो चुका है। तो जरा देखिए क्या आ जाएगा, देखिए यहां से ये इसकी वैल्यू पुट करोगे ईटा आर की रिवर्सिबल हीट इंजन की या रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन की इफिशियंसी है वो कितनी होती है, वो 1 माइनस T2 अपॉन T1 है, इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन ये होती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 है, ये आ गया। अभी क्या होगा, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा माइनस T2 अपॉन T1 इज ग्रेटर देन माइनस Q2 अपॉन Q1, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए यहां पर क्या करना है, यहां पर माइनस से मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं एज पर इनइक्वलिटी। क्या होता है यहां पर इनइक्वलिटी की वजह से इस माइनस, यहां पर जो माइनस साइन है इसको मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो बीच का ये साइन है ये चेंज हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये साइन चेंज हो जाएगा एज पर इनइक्वलिटीज। क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1
इज लेस देन, ये हो जाएगा किससे, Q2 अपॉन Q1। क्यों हो पा रहा है, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। इनइक्वलिटीज की वजह से क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पे ऐसा आया। इसको मैं सही से और क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं Q2 अपॉन Q1 इज ग्रेटर देन T2 अपॉन T1। और क्या लिख सकता हूं, Q2 अपॉन T2 माइनस ग्रेटर देन Q1 अपॉन T1, ऐसा ले सकता हूं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4 आ जाती है। ये इक्वेशन हमारे पास 4 आ गई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए ये क्या करता है, सोर्स हीट को लूज कर रहा है। इसका मतलब है यहां पे लॉस ऑफ एंट्रोपी निकाल सकते हैं, लॉस ऑफ एंट्रोपी ऑफ सोर्स, क्योंकि सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स से हीट कम बाहर जा रही है, रिलीज हो रही है। सोर्स हीट को रिलीज करता है, जब भी कोई सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो क्या होगा, उसकी एंट्रोपी लूज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां क्या लिखा जा सकता है, देखिए यहां मैं लिख सकता हूं लॉस ऑफ एंट्रोपी, लॉस ऑफ एंट्रोपी, लॉस ऑफ एंट्रोपी, लॉस ऑफ एंट्रोपी इन सोर्स। क्या हो जाएगा, सोर्स क्या है, S1 है, तो सोर्स की जो एंट्रोपी आएगी वो S1 आ गई, S1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं S1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, इतनी हीट लॉस कर रहा है इस टेम्परेचर पे। तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा Q1 अपॉन T1 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं निकाल सकता हूं क्या, सिंक को हीट मिल रही है, इसका मतलब इसकी एंट्रोपी गेन होगी। तो गेन इन क्या आ जाएगा, गेन यहां मैं लिखता हूं गेन इन, लॉस इन एंट्रोपी ऑफ सोर्स लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए गेन इन एंट्रोपी ऑफ सिंक, ये हो जाएगा S2। तो यहां से S2 की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये गेन कर रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा Q2 अपॉन T2 आ गया। तो ये एक एंट्रोपी ये निकल आई। अब ये लॉस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो नेट चेंज इन, नेट क्या आ जाएगा, नेट जो चेंज आएगा एंट्रोपी में कितना आएगा, नेट गेन एंट्रोपी भी ले सकते हैं और नेट चेंज इन एंट्रोपी भी ले सकते हैं। क्या आ जाएगा, नाउ नेट चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या आ जाएगा, ये आएगा डेल्टा S इज इक्वल टू आ जाएगा S2 माइनस S1, ये आ गया S2 माइनस S1। जरा इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1 आ जाएगा। अब आप जरा देखिए फ्रॉम रिलेशन 4 क्या आ जाएगा, फ्रॉम रिलेशन 4 क्या है, रिलेशन 4 कहता है कि Q2 अपॉन T2 इज ग्रेटर देन Q1 अपॉन T1। मतलब ये जो टर्म है, कौन सा टर्म, ये वाला टर्म इससे ज्यादा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो वो 0 आएगा, कह सकते हैं मिनिमम हो सकता है इसके बराबर, या इससे क्या आएगा, या इससे ज्यादा आएगा। तो यहां लिखा जा सकता है क्या, कि यहां पर ये बड़ा है तो 0 आने का तो चांस नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है, Q2 अपॉन T2 इज ग्रेटर देन Q1 अपॉन T1। इसका मतलब है कि ये जो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ डेल्टा S इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, डेल्टा S इक्वल टू आ जाएगा यहां ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव लिख दीजिए, R ग्रेटर देन 0, R ग्रेटर देन 0। तो आप जो चेंज इन एंट्रोपी निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये आ गया, जाके यहां से मैं ये बात लिख सकता हूं क्या, हेंस इंक्रीज इन एंट्रोपी, हेंस इंक्रीज, या देयर इज इंक्रीज लिख सकता हूं, हेंस देयर इज एन इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी आर ग्रेटर देन 0
greater than 0 in an irreversible प्रोसेस। किसमें होता है ये? इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो इंक्रीज होती है एंट्रोपी, हमारी क्या होती है? इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी है। हमारी जो एंट्रोपी होती है ग्रेटर देन 0 होती है, और यह कह सकते हो कि इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी होती है। देयर इज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी होती है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी का चेंज आता है वो कैसा होता है? वो ग्रेटर देन 0 होता है, मीन्स पॉजिटिव होता है, हम ये कह सकते हैं। और रिवर्सिबल में क्या था? रिवर्सिबल में 0 आया था। तो इस तरह से ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है।